आइए सुनते हैं अंकिता जैन जी की कहानी मालिन भौजी। शाम के 7 बज रहे हैं। दिसंबर के महीने के हवाले से बाहर रात का घेराव शुरू होने लगा है और अंदर थानेदार की घूरती निगाहों के बीच मेरा। जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ। अंदर घुसने से पहले अंदर घुसने के बारे में देर तक सोचता रहा। फिर लगा ये उस औरत की खोज खबर का आखिरी जरिया है जिसके घर में मैं 5 साल से रह रहा हूँ। फ़र्ज़ बनता है। इसी ख्याल से मैंने खुद को हिम्मत दी। अब थानेदार के सामने रिपोर्ट लिखाने बैठा हूँ। बैठते ही थानेदार ने इतने और ऐसे सवाल पूछ डाले हैं जिनमें से आधों का जवाब तो 5 साल में भी मैं नहीं जान पाया था और शायद कभी मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। कौन थी? तेरी क्या लगती थी? कहाँ की थी? कोई फ़ोटो? कोई पहचान? कहाँ जा सकती हैं? कब से गायब हैं? सवाल पूछने के बाद थानेदार ने अपनी निगाहें मुझ पर टिका दी हैं और मैंने अपनी चप्पलों पर। किसी की सवालिया नज़रों से बचने का इससे सरल उपाय मुझे आज तक नहीं सूझा। अरे टाइम खोटी मत कर लड़के, नाम बता उसका। जब थानेदार ने फटकारते हुए कहा तो मेरा दिमाग याददाश्त की वो परतें खरोचने लगा जिनके नीचे दबा है मालिन भौजी का असली नाम, जो मैंने सिर्फ एक बार पूछा था, वो भी किराएदार बनने के शुरुआती दिनों में। घर से कुछ सामान मंगाना था। पते के केयर ऑफ में उसका नाम लिखने के लिए जब मैंने पूछा तो हमेशा हाथ में रहने वाली मीठी सुपारी के पैकेट से एक दाना मुंह में डालते हुए, अपनी आंखें तरेरते हुए वो बोली थी, नाम तो हमारा बेजंती है, दिखने में भी हम बेजंती माला से कम नहीं, लेकिन शादी के बाद हमने कभी हमारा नाम नहीं सुना। पति माली था हमारा, चौक वाले मंदिर में। किस्मत उससे तो ले गई, बस हमें ये नाम दे गई मालिन भौजी। तुम अपनी चिट्ठी पे भी यही लिखवा दो, डाकिया बैजंती के नाम से तुम्हारी चिट्ठी वापस न ले जाए। यहाँ कोई हमें बैजंती के नाम से नहीं जानता। अपनी बात खत्म करके जब वो खिलखिलाकर हंसी थी तो मैं समझ नहीं पाया था कि डाकिया की नासमझी पर हंस रही थी या अपनी किस्मत पर, या इस छोटे से शहर के उन लोगों पर जिन्होंने बैजंती को नहीं सिर्फ मालिन भौजी को जाना। आज के ज़माने में ये भौजी शब्द जुबान को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने शुरुआत में उसे भाभी पुकारा। फिर धीरे धीरे सबके साथ मैं भी भौजी पर आ गया। उसे भी भौजी ही अच्छा लगता है। वो कहती है भाभी पराया लगता है। वैसे मोहल्ले की औरतों के बीच वो फॉल पीकू वाली के नाम से भी जानी जाती है। थानेदार ने फटकारा तो मैं ख्यालों से बाहर आया और झेप कर उसे वही जवाब दिया। जी, नाम तो उनका बैजंती सरवेकर है, लेकिन अगर आप मालिन भौजी के नाम से ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएंगी। मेरे इतना कहने पर थानेदार ने मुझे वैसे ही नज़रों से घूरा जैसे किसी कुत्ते की होती है जब वो अलसाया हुआ सा सड़क पर सोने की फिराक में लेटता है और किसी गुजर रही बिल्ली को मारकर खाने की जगह उसे दुत्कार कर भगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसका उठने का मन नहीं है। नाम के बाद थानेदार ने रिश्ता पूछा तो फिर मेरी नज़रें चप्पलों पर अटक गईं। मैंने थानेदार की तरफ देखे बिना ही कहा, जी मैं उनके यहाँ किराए पे रहता हूँ। मेरा इतने कहने पर थानेदार ने वही कहा जिसका मुझे उम्मीद थी, तो तू क्यों आया? कोई परिवार वाला नहीं था क्या? इस बात पर मैंने थानेदार को कोई जवाब नहीं दिया। देता भी क्या, मैंने खुद भी कभी मालिन भौजी के किसी रिश्तेदार को आते जाते नहीं देखा था। हाँ, एक बार मैंने उनसे पूछा ज़रूर था कि आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? इसका जवाब उसने ठंडी आह के साथ दिया था, परिवार है नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही जब मैं विधवा हो गई तो ससुराल वालों ने राण कहकर घर से निकाल दिया और मायके में भाई ने बोझ समझकर दोबारा पूछा नहीं। वो तो मैंने हिम्मत करके अपनी लड़ाई खुद लड़ी, कोरट तक घसीटा अपने ससुराल वालन को और अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेकर अलग हो गई। बस तभी से ये घर मेरा और मैं इसकी। मालिन भौजी जिसे अपनी ज़मीन जायदाद कहती हैं, उसके नाम पर सिर्फ 2 कमरे और एक आंगन का कच्चा पक्का सा घर है। 2 में से एक कमरा उसका है जिसकी छत खपरेल वाली है और ज़मीन मुज़ैक। दूसरा कमरा वो है जिसमें मैं रहता हूँ, जो पूरा पक्का है, छत भी और ज़मीन भी। रसोई के नाम पर आंगन के एक कोने में छप्पर डलवा रखा है, जहाँ भौजी कभी खुले में रखी गैस पर दूध चाटती बिल्ली को भगाती हैं तो कभी बारिश के चलते गैस ही अंदर ले जाती हैं। आंगन के दूसरे कोने में डला है उसका पुराना लोहे का चूल्हा। ये भी बंटवारे में मिला था, अब मरम्मत मांगता है। मुझे कई बार डर लगता है जब भौजी मुझे उस पर बैठने के लिए कहती हैं। वज़न ना झेल पाया तो झूले के साथ साथ अपनी कमर की भी मरम्मत करानी पड़ेगी। मरम्मत तो वैसे पूरा घर ही मांगता है, लेकिन वो हर दिवाली सिर्फ किराएदार के कमरे को ही पुतवाती हैं। अपने कमरे की दरारें, दीवारों से रंग की उखड़ती पपड़ियाँ उसे अच्छी लगती हैं, ऐसा वो कहती है। कोई भी नहीं है उसके घर परिवार में, न कोई कभी मिलने आया। मैंने थानेदार को मालिन भौजी के पूरे परिवार के बारे में बताया
तो उसने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए पूछा। मैंने जवाब में सिर्फ जी नहीं कहा, ये छुपाते हुए कि एक वकील साहब हैं जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। उन्होंने ही सालों पहले उसके बंटवारे का केस लड़ा था। वकील साहब से अपने रिश्ते को मालिन भौजी तो दोस्ती और हमदर्दी का रिश्ता कहती हैं, लेकिन आस पड़ोस वाले उस रिश्ते को वही नाम देते हैं जो एक विधवा अकेली औरत के किसी पराये मर्द के साथ बनते ताल्लुकात के बाद दिया जाता है। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं 5 सालों से इस बात का गवाह रहा हूँ और उस रिश्ते की पाक नीयत की ही गवाही दूंगा। ये और बात है कि लोग मेरी उस गवाही को भी सवालिया नज़र गड़ाकर मुझे ही अपने लपेटे में लेने लगे थे। इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लोगों के सामने, खासकर उस बात के लिए, अब चुप रह जाता हूँ। जब बात अपनी इज्जत की आती है तो आदमी कायर हो जाता है। आज थानेदार के सामने मैं भी कायर हो गया हूँ, ये सोचकर कि थानेदार भी वकील साहब के चक्कर में मालिन भौजी की कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित छवि न बना ले। वैसे वकील साहब का जिक्र न करने की एक वजह यह भी है कि खुदा न खास्ता अगर वकील साहब की कोई पुरानी दुश्मनी थानेदार से हुई तो मालिन भौजी का पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने देखा है कि क्राइम वाले वकीलों की अक्सर थानेदारों से नहीं बनती। अरे पांडे, इसे हटाओ यार यहाँ से, 1 घंटे में एक जवाब दे रहा है। मुझे फिर से चुप देखकर थानेदार ने मुझे हवलदार के हवाले कर दिया और खुद किन्हीं कागज़ पत्तर में उलझ गया। किसी थानेदार को इस तरह मशरूफ़ पहली बार देख रहा हूँ। आज से पहले तो टीवी अखबारों में ही देखा था, वो भी खुली शर्ट में आधी बनियान दिखाते हुए, कान खुजाते हुए या परेशान लोगों को बेवजह फटकारते हुए। खैर, थानेदार के बाद अब मैं हवलदार के सामने बैठा हूँ, लेकिन नज़रें अब भी चप्पलों पर ही गड़ी हैं। आज अगर पुलिस स्टेशन नहीं आया होता तो पता नहीं चलता कि बाबू की नौकरी में भागते भागते कब उल्टे पैर की चप्पल का अगला हिस्सा मेरे अंगूठे के नीचे से घिस गया है। आपके पास उनकी कोई तस्वीर वगैरह है? नई चप्पल किस दुकान से खरीदनी है, इसके बारे में मैं सोचता उससे पहले ही हवलदार ने मुझसे अगला सवाल किया। मेरे पास तस्वीर नहीं है, कहाँ से आती? मैंने तो कभी उनके साथ खिंचवाई ही नहीं। खिंचवाई होती तभी तो आती ना। उसने तो कहा भी था एक बार, वकील साहब ने उसे नया स्मार्टफोन दिलाया था, तब उसने मुझसे ही अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाई थीं। सेल्फी के लिए भी बोली थी। भैया, ये आजकल के मोड़ा मोड़ी खुद ही मोबाइल में देख देख कर तस्वीरें खींचते रहते हैं, एक आध हमारी भी खींच देना वैसी ही। मैं बस मुस्कुरा दिया था। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, इसलिए उस वक्त मेरे साथ सेल्फी की उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई थी और उसके बाद कभी पूरी नहीं हो पाई। उस दिन कहाँ पता था कि किसी दिन वही तस्वीर उसको ढूंढने के काम आएगी, वरना खींचकर अपने फ़ोन में रख लेता। जी तस्वीर तो नहीं है, आखिर में वही जवाब दिया जो बिना सोचे समझे ही दे देना चाहिए था। तो हुलिया वगैरह बताओ, उम्र बताओ, हवलदार ने पूछा। तो इस बार मैंने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, उम्र 45-50 के बीच, हुलिया गोरी, रौबदार, लंबी सी दिखने वाली। उसके बाद हवलदार ने कुछ और सवाल पूछे जिनके मैंने सुने अनसुने से जवाब दिए और अब घर जाने के लिए वापस निकल गया हूँ। हवलदार ने मेरा नंबर ले लिया है, ये कहकर कि जैसे ही कुछ पता चलेगा वो खबर कर देगा। मैं घर के लिए निकल तो गया हूँ, लेकिन कदम घर की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि खाली घर देखकर रोज़ की तरह आंगन में अपने झूले पर बैठी किसी पुरानी किताब को पढ़ती मालिन भौजी को ना पाकर मेरा मन दुखी हो जाएगा। समझदार कदम खुद ब खुद जिला पुस्तकालय की तरफ मुड़ गए हैं, जहाँ से मैं उसके लिए अक्सर हिंदी की पुरानी किताबें लाया करता हूँ। रात 9 बजे बंद होने वाली लाइब्रेरी के छोटे से हॉल में 8 बजे उतना ही सन्नाटा है जितना कि मुझे चाहिए, उन कुछ सवालों के बारे में फिर से सोचने के लिए जो थाने में मुझसे पूछे गए और जिनके मैं आधे अधूरे जवाब दे आया हूँ। वैसे उन सवालों के सच को पूरा करूँगा तो मालिन भौजी की एक कहानी बन जाएगी। सच में मेरे लिए वो किसी कहानी की ही तरह है। मैं पुरानी फिल्मों का शौकीन हूँ, इसलिए मुझे मालिन भौजी की हर हरकत पुराने सिनेमा की कोई कहानी, कोई कैरेक्टर दिखाई देने लगता है। कभी वो मुझे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी वाली रेखा की याद दिलाती हैं, तो कभी 1991 की रजत कपूर वाली दत्तक फिल्म की, और मेरा मन करता है कि मैं भी उसे गोद ले लूँ। अगर कोई गाना या गुलजार की नज़्म मानूं तो उसकी कहानी चिलचिलाती धूप में अचानक हुई उस बारिश की तरह है जिसमें आंगन भीग जाता है, बागीचे में खिले एक सुर्ख लाल गुलाब के उस ज़ात बाहर किए पत्ते की तरह जो पीला रह जाता है, ताज़े हरे चने की डाली के उस चने की तरह जिसे सूखा होने पर छिलकों के साथ रख दिया जाता है और हर हफ्ते डाई करने के बाद भी उसकी मांग के उस एक सफ़ेद बाल की तरह जो झांक झांक कर उसकी उम्र दिखाता रहता है। फिर भी न उसकी उम्र बढ़ती है, न दिल की नीरसता।
अपने सफ़ेद बाल की तरफ से वो मुझसे कहती है, अरे तेरे बालों को टटोलूंगी तो तेरे मुझसे ज़्यादा सफ़ेद निकलेंगे, उस हिसाब से तो मैं तुझसे जवान हुई। वो आज भी उतनी ही मन की रसीली हैं जितनी 16 साल में हुआ करती रही होंगी। जिन लोगों को पता नहीं वे उसके रहन सहन से ये नहीं कह सकते कि वो विधवा है। वैसे विधवाओं को सामान्य औरतों की ज़ात से बाहर करके सिर्फ सफ़ेद रंग लपेटने की प्रथा मेरी समझ से हमेशा बाहर ही रही है। जो चला गया उसके नाम पर सारी ज़िंदगी बैरंग लिफाफे की तरह यहाँ से वहाँ दूसरों के सहारे दर दर भटकते रहना, ये तर्क मेरी समझ से परे है। मालिन भौजी भी कहती हैं, गुजरने वाले को याद करना और उसकी याद में ज़िंदगी अपने ही हाथों से दफना देना, ये दो अलग अलग बातें हैं जिन्हें आज भी समाज के नाम पर थू थू करके एक कर दिया जाता है। इसलिए जब भी ऐसी बातें निकलती हैं तो वो अकड़ से कहती हैं, क्यों, रंगीन होने का हक सिर्फ मर्दों को होता है क्या? मैं आज भी प्रेम महसूस करती हूँ। और तू सुन ले, मेरी लाश को अगर तूने सजा संवार कर नहीं जलाया तो तू नर्क में जाएगा। न जाने अपनी कितनी ही बातों में कितनी ही बार अपने दाह संस्कार का हवाला देकर उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है, जैसे मैं सारी ज़िंदगी उसका किराएदार बन के रहने वाला हूँ। वैसे भौजी की एक और बात है जो मुझे उसके दिलचस्प कैरेक्टर से बेहद जुड़ा हुआ रखती है, उसका पढ़ने लिखने का शौक़। पति, पैसा, घर परिवार ना सही, लेकिन एक चीज़ है उसके पास, वो लिखना पढ़ना जानती है। गांव की पुरानी औरतों में ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन मालिन भौजी 8वीं तक पढ़ी है और किस्से कहानियों की शौकीन है। अपने झूले पर बैठकर मुझसे मंगा कर हिंदी की किताबें पढ़ती रहती है और कई सारी कविता कहानियों से अपनी डायरी भरती रहती है। अपनी लिखाई सुनाने के लिए कभी कभी वो मुझसे जो 5 रुपये ले लिया करती हैं, फॉल पीकू के अलावा उसे भी वो अपनी मेहनत की कमाई मानती हैं। और लड़ झगड़ कर इस मकान को हासिल करने के बाद इसमें रहने वाले किराएदारों से जो पैसे मिलते हैं उसे हराम की। जिस दिन उसने मुझे ये बात बोली थी मुझे उसका कारण समझ नहीं आया था, लेकिन इस बारे में कुछ और पूछने का उस दिन माहौल नहीं था। उस दिन तो वो अपनी डायरी खोलकर बैठी थी, अपने कुछ पीले पड़ चुके पन्नों पर हाथ फेर फेर कर मुझे वो सब सुना बता रही थी जो शायद उसने अरसे पहले लिखा था और जिया भी। क्या चाहती हूँ मैं ज़िंदगी तुझसे? शायद एक बारिश की शाम जो हो मेरे और सनम के नाम। हाँ, एक धारदार खंजर जो मिटा दे मेरे हारे मंजर, या फिर कोई गोदी जो भीगी हो मेरी शिकायतों के आंसुओं से, या मेरी खिड़की के सामने कोई खिलता गुलाब जो आज़ाद हो मुरझाने की हर जिद से। शायद किसी रात की तेज़ आंधी जो उड़ा ले जाए सारे टूटे बिखरे ख्याल, या नरम उंगलियों का सुकून जो सुलझा सके मेरे गुच्छों में उलझे सवाल, या शायद उस रात की गहरी नींद जो इस जहां में कभी न खुले ताकि मेरी अधूरी चाहतें तुझसे कभी न मिले। इसे सुनने सुनाने के बाद वो और मैं बहुत देर तक चुप रहे थे। चरचू करके बस उसका अधमरा झूला हिलता रहा और हमारी बीच की खामोशी को भरता रहा। घर जाकर सोइए बेटा, लाइब्रेरी बंद करनी है हमें। लाइब्रेरियन ने आकर हिलाया तो होश आया कि टेबल पर माथा टिकाकर मैं 1 घंटा काट चुका हूँ। अब मुझे कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ मैं मालिन भौजी के मिलने तक बैठ सकूँ। कल की रात तो मैंने इंतज़ार में कहाँ जाना चाहिए, किससे उसके बारे में पूछना चाहिए, इन्हीं सब में काट दी। मगर आज की रात मन घर जाने को नहीं है, कहीं तो जाना पड़ेगा। वकील साहब के घर? ये सवाल कौन था जिससे मैं कल से बच रहा हूँ? इस सवाल के साथ आने वाले उस दूसरे सवाल की वजह से जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मालिन भौजी किसी भी सूरत में वकील साहब के साथ नहीं भागी होंगी। बस इस भागी होंगी जैसे नीच ख्याल की वजह से ही कल से मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी मायने में मालिन भौजी के बारे में गलत सोचूं। वैसे भी अगर उसे ऐसा करना होता तो मुझे ज़रूर बताती, इतना रिश्ता तो था हमारे बीच। ये ख्याल मन में आते ही मन ने मुझसे पूछा, वाकई था क्या? मुझे नहीं लगता। मन ने फटकारा। पिछले 5 सालों में अपने दफ्तर से आने के बाद कमरे के बाहर मैंने बाथरूम में हाथ मुंह धोते समय जो तुम दोनों एक दूसरे की खबर ले लेते थे, उससे रिश्ता बनता है क्या? और कभी भौजी खुद ज़बरदस्ती तो तुझे खाने पर बुला लेती थी, खुद ही कुरेद कुरेद कर तेरी ज़िंदगी के बारे में पूछती थी, उससे रिश्ता बनता है क्या? तूने तो कभी उससे उसके बारे में नहीं पूछा, बस गूंगा बना सब देखता रहता था। अरे जब बारिश के दिनों में लाइट चली जाती थी और वो झूले पे बैठकर तुझे अपनी कविताएं और कहानियां सुनाया करती थी, तब भी उससे इसके बारे में पूछ लेता तो शायद आज तुझे भी भनक होती कि कभी घर से ना निकलने वाली अचानक कहाँ गायब हो गई। मन की फटकार के आगे मैं कुछ कहने लायक भी नहीं बचा हूँ, बस चुपचाप वकील साहब के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया हूँ। इससे पहले कभी इनके घर आया तो नहीं,
बस दफ्तर जाने के लिए घर से निकलते ही अगली गली में मुड़ता हूँ तो कोने का मकान होने की वजह से नज़र पड़ ही जाती है। आज अंदर गया तो कहूँगा क्या यही कि मालिन भौजी कल से गायब हैं और दोस्त होने के नाते आपको उसे ढूंढना चाहिए? हाँ, यही ठीक रहेगा। हो सकता है उन्हें पता भी ना हो कि मालिन भौजी गायब हैं। यही सोचकर एकदम पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मन ने फटकारा, और अगर वकील साहब भी गायब हुए तब? घर में उनकी कोई बीवी हुई, बच्चे हुए तो उन्हें अपने बाप की इस हरकत पर सदमा लग जाएगा। क्या पता उन्हें कुछ मालूम भी हो या नहीं, गलत इल्ज़ाम में कहीं पिट कर वापस ना आ जाऊं। मन की इस फटकार ने मेरे कदमों को वापस सीढ़ी से उतार दिया और मैं घर की तरफ मुड़ गया हूँ। मन फिर मालिन भौजी और वकील साहब के रिश्ते में वो कड़ियाँ ढूंढने लगा है जिसकी बुनियाद पर मैं उन दोनों को शक के घेरे में डाल सकूं। दफ्तर से वापस आते वक्त जब कभी मैंने वकील साहब को घर से निकलते देखा है, तीज त्योहार पर मिठाई और कभी कभार मालिन भौजी के लिए तोहफे लाते हुए भी। मालिन भौजी का जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन आता है, ये भी वकील साहब को याद है। पर खैर, 25-30 साल पुरानी दोस्ती होने के नाते इतना रिश्ता तो बनता ही है। इसके अलावा मैंने कभी भी उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होते हुए न देखा न एहसास किया जिसे मैं उनके बीच पनपने वाले उस रिश्ते का आधार मान सकूं, जिसे लोग गलत कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बार जब वकील साहब को मालिन भौजी याद कर रही थी तब उसने कुछ ऐसी लाइन सुना दी थी जिनसे मुझे पहली बार लगा था कि उसके मन में वकील साहब के लिए कोई विशेष जगह है। मैं उदास नहीं, मगर शामें खामोश है मेरी। वक्त भी है, काश कुछ जी लिया होता। हूँ तड़पती ऐ जिंदगी में चाहतों में तेरी, काश तेरी नेमतों का घूंट पी लिया होता। सच कहूँ तो मेरे मन में कई बार उन दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ गलत ख्याल उपजे हैं। गलती मेरी नहीं, इस समाज की है, जो अपने नियमों में बांधकर बचपन से लोगों को ऐसा माइंड वॉश करता है कि बड़े होकर अगर किसी बात को सही देखना भी चाहें तो निष्पक्षता से देख ना पाएं। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होता है, जिसकी वजह से मैं एक तरफ मालिन भौजी को माँ के रूप में देखना चाहता हूँ और दूसरी तरफ उसके बारे में उड़ी अफवाहों, वकील साहब से उसके रिश्ते और रंगीन मिजाज के चलते उससे उखड़ा उखड़ा रहता हूँ। पर अब मुझे अपनी उस हर बात पर पछतावा है। सच में, इस बार झूठ नहीं, इस बार भौजी आएंगी तो उससे नए सिरे से निष्पक्ष रिश्ता बनाऊंगा, सिर्फ किराएदार नहीं रहूंगा। घर नहीं जाऊंगा सोचते सोचते पता नहीं कब वकील साहब के घर से मुड़े कदम अपने घर तक ले आए। अंदर नहीं जाता अगर घर का दरवाज़ा खुला ना देखता। मन खुशी से छलांगे लगा रहा है और धड़कन तेज़ हो गई है। वो आ गई। अंदर जाकर चिल्लाऊंगा, डांटूंगा। आगे से कभी ऐसे बिना बताए गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अंदर पहुंचा हूँ तो मालिन भौजी लाल साड़ी में वकील साहब के साथ झूले पर बैठी हैं। अरे तू कहाँ चला गया था? कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। ले मुँह मीठा कर। मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा घुसाते हुए मालिन भौजी जिस तरह मुस्कुरा रही हैं, वो मुस्कुराहट मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही। मैं क्यों उसके साथ नहीं मुस्कुरा पा रहा हूँ? क्यों सब सा मूक दर्शक बना खड़ा हूँ? क्यों उसे गुस्सा नहीं दिखा पा रहा हूँ कि 2 दिन से गायब थी और आज जब आई है तो ऐसे? मुझे बताकर ही चली जाती तो कम से कम मैं परेशान होकर पुलिस स्टेशन तो नहीं जाता। लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पा रहा हूँ, बस स्तब्ध हूँ। एहसास भी अंदर कुछ खुशी, कुछ गुस्सा और कुछ तकलीफ की मिली-जुली हिलोरे ले रहे हैं। शायद मैं झूले के कोने से लटक रही उन फूल मालाओं और मालिन भौजी की मांग में लगे उस सिंदूर के लिए खुश हूँ कि आज कई सालों बाद किसी ने इज्जत देकर उसे सर आँखों पर बैठाया है। और शायद इस बात से गुस्सा भी कि अब वो मुझसे अपने दाह संस्कार का हक छीनकर वापस लौटी है। तो ये थी अंकिता जैन जी की कहानी मालिन भौजी। साथ में आपसे एक अनुरोध भी है, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।